सुप्रीम कोर्ट ने ज़किया जाफरी के अर्ज़दाश को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। ज़किया जाफरी ने गुजरात 2002 फसादात में उस वक्त के रियासत के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी, दीगर सियासतदानों और सीनियर नौकरशाहों को क्लीन चिट दिए जाने का चैलेंज किया है। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में ज़किया जाफरी के शौहर एहसान जाफरी को भी कत्ल कर दिया गया था। 2012 में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने गोधरा ट्रेन सानहे के बाद पेश आए फसादात के मामले में 58 अफराद को बरी कर दिया था। एसआईटी ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी कि ज़किया जाफरी की अर्ज़दाश में जिन 58 अफराद के खिलाफ अपील की गई है उनके खिलाफ मुकदमा चलाने जैसे सबूत नहीं हैं। ज़किया जाफरी ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। राजस्थान में आइंदा महीने की 7 तारीख को असेंबली चुनाव होना है। टिकटों की तकसीम का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। टिकट न मिलने से बीजेपी के नागौर असेंबली हलके के रुकन हबीबुर रहमान ने पार्टी छोड़ दी है। हबीब ने अपना इस्तीफा बीजेपी के रियासती सदर मदन लाल सैनी को भेज दिया है। उन्होंने नागौर से ही इलेक्शन लड़ने का दावा भी किया है। ख्याल रहे कि पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और ग्राउंड वाटर के वजीर सुरेंद्र गोयल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। सफर 2019 के लिए दरखास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल भारी कमी दर्ज की जा रही है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल एक महीने में 3 लाख के करीब दरखास्त फॉर्म मरकजी हज कमेटी को मौसूल हुए थे, जबकि इस मरतबा हज दरखास्त फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से 5 रोज कबल सिर्फ 1 लाख फॉर्म ही दस्तयाब हो पाए हैं। बकिया 5 रोज में भी 1 लाख दरखास्त फॉर्म मौसूल होने की उम्मीद कम ही है, और इस मामले को लेकर कांग्रेस मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर को तनकीद का निशाना बना रही है। जब से हज कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से निकाली गई है और अक़लियती डिपार्टमेंट में लाई गई, उससे कामकाज में बड़ा असर हुआ है और लोग बड़े नाराज़ है, क्योंकि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जब हज को जाता है तो अपना जो ज़ख़ीरा सरमाया जमा करता है, और चूँकि सरकार चाहती है कि कैशलेस इकोनॉमी हो, कैशलेस, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग कैश में डील करते, कैश जमा करते। छोटे छोटे तबके के लोग जो होते हैं वो अपनी जमा पूंजी एक तरफ रखते, तो जीएसटी का भी उस पर असर पड़ा है। आपकी इकोनॉमी इतनी स्पाइरलिंग डाउन हो रही है, उससे लोगों के जॉब्स पे इफेक्ट हुआ है, बिजनेसेस पे इफेक्ट हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट हुआ है। तो लोगों ने इतना पैसा नहीं था, तो वो ऑफ गार्ड है अभी कि कहाँ से लाए। हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 तारीख है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से जोश खरोश हाजियों में दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है। आज़मीन हज को जो है वो सिर्फ 5 ही रोज़ बाकी है कि जिसमें वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हज कमेटी को बहुत ही कम फॉर्म मौसूल हुए हैं। कैमरा पर्सन शरोज लाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। राज्य समेत पूरे झारखंड में छठ आपसी भाईचारे के माहौल में मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत रांची के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाके लेक रोड में भी छठ त्योहार में गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल देखने को मिल रही है। रांची के लेक रोड में फिरकावाराना हमाहंगी का नजारा देखने को मिलता है। छठ के पेश नजर शहर के मेन रोड से बड़ा तालाब को जोड़ने वाली इस शाहराह को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। इस काम में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आधा पदाधिकारी भी मुस्लिम और दूसरे धर्म के हैं, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्व किसी विशेष का है। और छठ एक पावन पर्व है, इसमें सारे लोग का सहयोग है और सारे लोग मिल के मनाते हैं। बहुत खुशी होती है कि और सब मोहल्ले से हमारे मोहल्ले जो है बहुत अपार खुशी हम लोग के साथ मिलता है कि छठ पर्व में हम लोग सब मिल के एकजुटता भाईचारा निभाते हैं। और बढ़ चढ़ के मैंने दूसरे मोहल्ले वाले भी देखते हैं कि यहाँ का क्या प्रदर्शन है। देखिए, टाउन के बीचों बीच ये लेक रोड पड़ता है और यहाँ से लेके बड़ा तालाब तक के समझ लीजिए कि एक दूसरे का इतना मन मिलजुल के हम लोग सहयोग करते हैं हर त्यौहार में।
छठ पूजा हो या तो दशहरा हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, ईद बकरीद हो, समझे ना, तो हम लोग मिलजुल के जो है इसको हम लोग शेयर करते हैं। चाहे मुसलमान मना रही है, सिख मना रही है, ईसाई मना रही है, हिंदू मना रहे हैं, सब आपस भाईचारे के संदेश देता है, कोई आपस में लड़ाई नहीं करने के देता है। वादे रहे कि शहर के कल्ब में वाक़ई इस सड़क के दोनों जानिब तिजारती मराकज़ के साथ साथ रहायशी मकानात भी हैं। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इस इलाके में हर त्योहार आपसी भाईचारे के माहौल में मनाया जाता है। रांची में हर मजहबी त्यौहार आपसी भाईचारे के माहौल में मनाए जाने की रिवायत रही है। बिलखुसूस अकीदत के इस महा त्यौहार छठ के मौके पर आपसी भाईचारे की उम्दा मिसाल देखने को मिलती है। कैमरामैन अमित के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, रांची। दहशतगर्दी के मामलात में फंसे बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की कानूनी इमदाद करने वाली जमातुल उलमा महाराष्ट्र के कानूनी इमदाद कमेटी की जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार के हाथों एक पुरवकार तकरीब में उन्हें एजाज से नवाजा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर मुंबई में वाक़े मशहूर वाईबी चौहान हॉल में मुनक़दा तकरीब में गुलजार आज़मी को झूठे दहशतगर्दाना मामलात में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद फराहम करके उनको जेल की कैद से राहत दिलाने पर उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। अहमदाबाद शहर का नाम तब्दील करने की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली गयासुद्दीन शेख ने गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी को खत लिखा है। खत में तारीखी शहर अहमदाबाद का नाम तब्दील नहीं करने का मुतालबा किया गया है। गयासुद्दीन शेख ने अपने खत में बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए इलेक्शन से आम इंतखाबात से कबल शहर का नाम तब्दील करने की सियासत करते हुए रियासत के माहौल को खराब करने का इल्जाम लगाया। शेख ने हुकूमत को इंतबाह दे डाला कि अगर गुजरात हुकूमत नाम बदलने के ऐलान को वापस नहीं लेती तो जल्द ही इस मामले को लेकर तहरीक शुरू कर दी जाएगी। पार्टी की जितनी भी निष्फलता है, जो भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा निपटना पड़ेगा, ऐसे वक्त में गुजरात में रहने वाले, अहमदाबाद में रहने वाले हमारे गुजरातियों की भावनाओं को आहत करने के लिए जिस तरीके से अहमदाबाद का नाम कर्नावटी करने की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ हमने बात की है। यूनेस्को के अंदर जब वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए यहाँ से डोजियर भेजा गया, उस डोजियर में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चीज़ का स्वीकार किया है कि अहमदाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है और अहमदाबाद को अहमद शाह बादशाह ने बसाया था। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में 7 साला इमाम अहमद रजा खान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। दारुस्सलाम में मुनक़दा इस इजलास में बिहार के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर हसन रजा खान ने कलीदी खुतबा पेश किया। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों की नुमाइंदा शख्सियात ने इसमें शिरकत की। मौलाना सैयद कमरुल्लाह शाह की सदारत और अलहाज ए अमीर जान की सरपरस्ती में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बेंगलुरु की इमाम अहमद रजा खान मूवमेंट के बैनर तले मुनक़दा इस इजलास में कुरान करीम की अहमियत, हुजूर अक़दस की तालीमात पर तफसील के साथ रोशनी डाली गई। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर हसन रजा खान ने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी पर PhD की है। मौलाना हसन रजा ने कहा कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की मजहबी, इल्मी, अदबी खिदमात मुल्क और मिल्लत के लिए मिसाल राह हैं। में हो तो इल्म कुरान के जरिए अपने को वज़नी बनाओ ताकि तुम इतने वज़नी हो जाओ कि ज़माना तुम्हारा एहतराम करे, ज़माना तुम्हें जो है नीची नज़र से न देखे। इसलिए आज के हालात के तनाजुर में ज़रूरत है कि हम कुरान को इस ढंग से पढ़ें कि कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें सारे दुनिया के सब्जेक्ट मौजूद हैं, सारी दुनिया में जितने भी मनावीन हैं सब उसके अंदर मौजूद है, सारी दुनिया में जितने मसाइल हैं सबका हल उसके अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया को मालूम है कि आला हज़रत ने तालीमात ही के ऊपर बहुत सारी किताबें, उलूम व फ़नून पर जो किताबें लिखी, सिर्फ़ उनका मकसद यही था कि आलम इस्लाम के मुसलमान तलबा आगे आएँ और बहुत सारे उलूम व फ़नून को हासिल करें और दुनिया में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी थी, सिर्फ यानी अरबी नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में भी सहाबाए किराम को इब्रानी और सुरयानी ज़बान सिखाने के लिए दूसरे मुल्कों में भेजा था। वही तालीम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बहुत सारे उलूम व फ़नून हासिल करने के बाद और बहुत सारे शागिर्द पैदा करने के बाद पूरी दुनिया में आपने भेजे।
خلدآباد میں واقع درگاہ حضرت منتجب الدین المعروف زرزری زربخش دولہا کی 732ویں عرس تقاریب کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ یہ عرس تقاریب 21 نومبر تک جاری رہنے والی ہے۔ عرس کی مناسبت سے اس سال زرزری زربخش ویب سائٹ بھی شروع کی گئی ہے۔ اس سال پہلی مرتبہ ویب سائٹ کی شروعات کی گئی ہے تاکہ زائرین کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ ایک ہفتے تک جاری رہنے والی عرس تقاریب میں روایتی رسومات کے علاوہ مشاعرہ، قوالی اور جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے اس عرس کی مناسبت سے 16 نومبر کو سرکاری تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ 21 نومبر کو جلسہ سیرت النبی کے ساتھ عرس تقاریب کا اختتام عمل میں آئے گا۔ عرس حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 732واں سالانہ عرس ہے۔ یہ 13 نومبر سے جو ہے تو شروع ہو رہا ہے۔ چونے کی فاتحہ 13 نومبر کو ہے۔ 15 نومبر کو اس عرس کا جو ہے تو سندل شریف حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے نکل کر شہر میں گشت کرتا ہوا حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر رات 10 بجے پہنچے گا۔ زرزری بخش نام کے جو سنت ہو گئے تھے ان کا یہ عرس منایا جاتا ہے۔ اس میں بھاوکوں کے لیے ہم نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی گئی ہے www.zarbaksh.com۔ یہ ویب سائٹ پہ آنے والے بھاوکوں کو سویدھا کون کون سی یہاں پہ اپلبدھ کرائی گئی ہے اس کی جانکاری ملے گی۔ مہارانی لکشمی بائی گرلز ڈگری کالج کے زیر اہتمام بھوپال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اردو ہفتے کے تحت منعقدہ پروگرام کا آغاز سیمینار سے کیا گیا۔ سیمینار کے پہلے دن سر محمد اقبال اور مولانا آزاد کے نظریہ حب الوطنی پر مقالہ نگاروں نے تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ایک رپورٹ۔ بھوپال میں مہارانی لکشمی بائی گرلز ڈگری کالج کا قیام تو 5 دہائی قدیم ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اردو ہفتے کے تحت اردو کے عظیم فنکاروں کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سیمینار میں سر محمد اقبال اور مولانا آزاد کے نظریہ حب الوطنی پر مقالہ نگاروں نے تفصیل سے روشنی ڈالی۔ پروگرام کا آغاز اقبال کے لکھے قومی ترانے سے ہوا۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اور اس کے بعد مقالہ نگاروں نے اقبال کے نظریہ حب الوطنی پر اپنے مقالے پیش کیے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے عہد بعہد ارتقاء پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے شاعری کا ابتدائی جو رجحان تھا وہ حب الوطن ہی تھا اور بڑا مستحکم تھا، اور میری رائے میں انہوں نے جتنی نظمیں حب الوطنی سے متعلق، وطن عزیز سے متعلق، ہندوستان جنت نشان سے متعلق لکھی ہیں دوسری کسی اور شاعروں نے نہیں لکھی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں مولانا آزاد کے افکار و نظریات کو محور بنا کر مقالہ نگاروں نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے۔ مولانا آزاد کی میں نے صرف غبار خاطر پڑھی، اور غبار خاطر میں انہوں نے جو پرندوں کی نمائندگی کی ہے اپنی تحریر میں، چڑیا کی، چڑووں کی، وہ میرے دماغ میں ایسی بسی تھی کہ میں نے اس بلڈنگ میں آنے سے بہت پہلے 10 سال پہلے بچوں کی کہانیاں لکھنا شروع کی تھی۔ اردو ہفتہ پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ممتاز اردو اسکالرز کے ساتھ ساتھ طالبات کو بھی مولانا آزاد اور اقبال کے افکار پر مقالہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اور اس ہفتے کو ضرور منانا چاہیے ہر سال، اور یہ ہمارے کالج کی بھی ترقی کے لیے اچھا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی۔ اس سے ہمیں اردو کی اہمیت محسوس ہوئی کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اردو سیکھنے کی، اور ہمارے بزرگوں کو ہم نے یاد کرا جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے، ہماری زبان کے لیے بہت محنت کری۔ پروگرام کے تحت طالبات کے بیچ ہفتے بھر بیت بازی، تقریری مقابلہ، کوئز مقابلہ، مضمون نویسی مقابلے کا بھی انعقاد کیا جائے گا تاکہ نئی نسل کو اردو زبان کے ادبی سرمایہ سے واقف کروایا جا سکے۔ نیوز 18 اردو کے لیے بھوپال سے مہتاب عالم کی رپورٹ۔
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की सदारत के ओहदे के लिए साबिक मरकजी वजीर आरिफ मोहम्मद खान ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। आरिफ मोहम्मद खान के मुताबिक इस्लामिक कल्चर सेंटर की इमारत को शानदार बनाया गया, लेकिन इसके मकासद पूरे नहीं हो पा रहे। उनके मुताबिक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के क़याम का मकसद भाईचारे को फ़रोग़ देना और इस्लाम से मुताल्लिक़ गलतफहमियों को दूर करना है, और वो अगर इंतखाब जीत जाते हैं तो इस मकसद के तहत ही काम करेंगे। बिल्डिंग बन गई, लेकिन बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग का इस्तेमाल क्या? सेंटर एकेडमिक तालीमी सरगर्मियों के लिए, जहनी सरगर्मियों के लिए, नजरियाती सरगर्मियों के लिए है, बहस मुबाहिस। आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चले जाइए, मुझसे मत पूछिए। आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के 1 महीने के प्रोग्राम और 1 महीने के प्रोग्राम इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के दोनों का मवाजना कर लीजिए, फर्क आपको वाजे हो जाएगा। और इसको उस इलेक्शन, पार्टी का इलेक्शन नहीं है कि पार्टी हमें किसी को नहीं, हमें सिर्फ ये, मेरा सिर्फ ये कहना है, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर जैसे इदारों में हर मतलब 2 इलेक्शन के बाद तो तीसरे इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस्लामी आर्ट और आर्किटेक्चर पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसके साथ साथ एम.एफ. हुसैन गैलरी में पेंटिंग्स और खत्ताती की नुमाइश का भी खास एहतमाम किया गया है। फनपारों के तवस्सुस से मुख्तलिफ इदारों में बनी तारीखी इमारतों के जमालियाती उन्सुर और फन खत्ताती के हसीन इर्तिकाज़ को जदीद पैराए में पेश करने की कोशिश की गई है। जो ऑर्गेनाइजेशन है बारादरी लखनऊ में, तो हम लोग जो हैंड रिटन, जो हाथ से लिखी हुई खताती होती है, उसको हम कंप्यूटर के ज़रिए उसको रंग देते हैं और फिर हम उसको कैनवस पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये एक तरह का मिक्स्ड मीडिया होता है। नीड ऑफ टाइम, वक्त की ज़रूरत है हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग, लेकिन बेस कहीं ना कहीं हमारी घर ही रहती है, हमारे अंदर ही रहती है कि वो बेस जो शायद हम जिसको मुस्लिम आर्किटेक्चर, मतलब इस्लामिक आर्किटेक्चर से ज़्यादा उसको मुस्लिम आर्किटेक्चर कहूँगा। और मुस्लिम आर्किटेक्चर में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर्स को लेकर, वो बेहतर से बेहतर हो रही हैं और काफ़ी अच्छी चेंजेस आ रही हैं। अगर हम इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें, जो अब तक एक मिथ बना हुआ है कि ये मेडिवल आर्किटेक्चर, मेडिवल पीरियड तक ये कन्फाइंड है, और इस मिथ को तोड़ने के लिए ही ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो आज के दौर में ट्रेडिशन से हट करके कुछ नया कैसे हम इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी कॉन्फ्रेंस है। अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहां हम कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी वोकैबुलरी जो है आज के लिए जो रेलेवेंट है, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर उस पर काम हो रहा है और ग्लोबली हो रहा है और उसको वो डिलीवर कर रहा है। और मोर ओवर जो आज के प्रेजेंट चैलेंजेस हैं एनर्जी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेंस के, उनका बेटर ऑप्शन जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर के थ्रू है। यूपी में समाजवादी पार्टी हुकूमत में माली इमदाद के लिए मंजूर किए गए 46 दीनी मदारिस को योगी हुकूमत ने अभी तक माली ग्रांट पर नहीं लिया है। इन दीनी मदारिस को साबिका हुकूमत की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी थी। दीनी मदारिस के साथ मौजूदा हुकूमत के इस रवैये पर अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट। यूपी की साबिका समाजवादी पार्टी हुकूमत ने रियासत के 145 दीनी मदारिस को सरकारी ग्रांट पर लेने का फैसला किया था। इनमें 99 दीनी मदारिस को फौरी तौर पर माली इमदाद जारी भी कर दी गई थी, लेकिन इसी दरमियान यूपी में हुकूमत बदल गई। बाकी बचे 46 दीनी मदारिस आज भी सरकारी ग्रांट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए 46 तो जिनको कैबिनेट ने 145 को पास किया था, और वो एक तरह से सारे 2003 तक के, तो उसमें से 2 राउंड में 99 मदरसे दिए गए और बाकी को ये हुआ कि ये मानक पूरा नहीं करते हैं। ये मानक जब पूरा कर लेंगे ले लिए जाएंगे, लेकिन उसी बीच में सरकार चली गई तो बात वहीं की वहीं रुक गई जहाँ थी। बल्कि उसमें से 8 मदरसे तो ये उम्मीद थी कि शायद योगी सरकार में भी वो मिल जाएं, लेकिन वो फिलहाल बात ही रह गई। दीनी मदारिस के जिम्मेदारों का कहना है कि योगी हुकूमत के आने से रियासत के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस का तालीमी निजाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है।
جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے نہ صرف تعلیمی نظام متاثر ہوا ہے بلکہ تمام مدارس کا جو اپنا ایک آزاد فیصلہ ہوا کرتا تھا حکومت کے تمام قوانین کے دائرے میں، ان میں کافی جو ہے وہ فرق پڑا ہے. بہت ساری چیزوں میں مداخلتیں بیجا ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ چھٹیاں مثلا کب ہوں گی، کیا ہوگا. آپ کا یہ جو بورڈ ہے عربک اینڈ پرشین بورڈ، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے والی ہیں، جس کو حکومت کے افراد جو ہے وہ حکام ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. ان دنوں یوگی حکومت کی طرف سے امداد یافتہ دینی مدارس پر نئی شرطیں عائد کی جا رہی ہیں. دینی مدارس کا کہنا ہے کہ جس طرح سے مدارس میں حکومت کی مداخلت بڑھ رہی ہے، ایسے میں مدارس کا تعلیمی نظام چلانا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے. نیوز 18 کے لیے الہ آباد سے مشتاق عامر کی رپورٹ. اور اب پیش ہے آج کا بے ساختہ. آپ کو بتا دیں کہ اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی. تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر.